एस जयशंकर रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए हुए थे और वहां पे उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक भाषण पेश किया। उसमें उन्होंने भारत की विदेश नीति, भारत का रशिया के ऊपर स्टांस, भारत का चाइना के साथ मतभेद और रिसेंटली आतंकवाद को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल में क्या बातचीत हुई है उसके ऊपर टिप्पणी करी। इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी एट द करंट मोमेंट, रशिया को लेके, चाइना को लेके और पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी ने यहां से क्या सवाल पूछे हैं, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। अनअकैडमी का एक्सटेंशन ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा। साथ के साथ नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। 22 सितंबर से 29 सितंबर से नए बैचेस शुरू होंगे इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। ऑल्सो अनअकैडमी का कॉम्बैट जो कि हर संडे होता है, 25 सितंबर को ऑलरेडी हो चुका है, 2 अक्टूबर को फिर से होगा। ऑल्सो मेंस की टेस्ट सीरीज चालू है, ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज, जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट दोनों आपको मिलेंगे। ऑप्शनल के बैचेस ऑलरेडी चालू हैं इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल में। डाउट्स दरबार का टाइम टेबल जहां पे आप फ्रीली अपने डाउट्स कवर कर सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया के रशिया के ऊपर क्या कमेंट्स थे। आपको पता है कि इंडिया जो है वो गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो करता है और महात्मा गांधी के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम कभी भी वॉर को सपोर्ट नहीं करते। रशिया यूक्रेन के मसले पे आप हमेशा से ही एक बात सुनते आ रहे होंगे कि इंडिया बोलता है कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, हमारे को युद्ध नहीं करना चाहिए और रशिया यूक्रेन के बीच में जितने भी मतभेद हैं उन्हें डिप्लोमैटिकली बातचीत करके उन्हें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। यह स्टेटमेंट तो हम कई बार ऑलरेडी सुन चुके हैं, लेकिन इस बार इंडिया ने रशिया की तरफ थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया। कैसे? बेसिकली यूक्रेन में एक जगह है जिसे कहते हैं बुका। यहां पे रशिया की मिलिट्री ने कई सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे और निर्दोष लोगों को मारा गया। इंडिया ने बोला कि चाहे वॉर की स्थिति हो या फिर एक नॉर्मल सरकमस्टांस हो, हम किसी भी हाल में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को नहीं बर्दाश्त करेंगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि हमारे लिए सबसे पहले ह्यूमन राइट्स हैं, तो वॉर की स्थिति में भी हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं देख सकते और इंडिया ने इसके लिए रशिया को क्रिटिसाइज करा। साथ में बोला गया कि जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है यूक्रेन में बुका में, उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हम किसी भी सर्कमस्टांस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट बोला और उन्होंने बोला कि रशिया जो है अपने हर प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करेगा स्पेसिफिकली यूक्रेन के अगेंस्ट, क्योंकि उसे बेल्जियम, फ्रांस, यूके और यूएस का काफी सपोर्ट मिल रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने जो सेंटेंस यूज करा कि हम हर प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली ये रेफरेंस था न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ। यह एक इशारा था कि रशिया अगर उसकी सॉवरेंटी की बात आती है, अगर रशियन सिविलाइजेशन की बात आती है, अगर रशिया की इंडिपेंडेंस की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, तो रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने सिक्योरिटी काउंसिल में बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो दुनिया का सर्वनाश कर सकते हैं और हमारे को किसी भी हाल में न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपको यहां पे बता दूं कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत क्लियर है। वो ये कि हम न्यूक्लियर वेपन्स के डोमेन में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब होता है कि हम कभी भी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके दौरान हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे थे, तो उन्होंने अपना एक भाषण देते हुए बोला था कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड केस में करेंगे। मतलब कि अगर हमारे ऊपर चाइना, पाकिस्तान जैसे देश कल को न्यूक्लियर अटैक करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की पहल कभी नहीं करेंगे। ऑल्सो उन्होंने यह भी बोला कि भारत एक अग्रेसिव देश नहीं है। हम जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं वो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस का मतलब होता है कि सामने वाले के दिमाग में यह मैसेज पहुंचाने के लिए कि देखिए, हम शांति से रहना चाहते हैं, अगर आप हमसे लड़ेंगे तो हमारे पास परमाणु हथियार भी हैं, इसलिए हमसे मत लड़िए आप। मतलब कि हम सामने वाले को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारत को हल्के में ना लिया जाए और हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। इसे कहते हैं मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये 2 शब्दों का प्रयोग करा था जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे थे। तो आप ये देखिए कि इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर पॉलिसी काफी क्लियर है। ऐसे में उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए हमने रशिया को यह बोला कि आप किसी भी हाल में न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज करें, वरना यह दुनिया का सर्वनाश कर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया तो कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को भी सपोर्ट करता है,
लेकिन उसके लिए कोई देश तैयार नहीं होता। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब कि हम ये कहते हैं कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स होने ही नहीं चाहिए और सिर्फ पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी होना चाहिए, कि आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हेल्थ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करिए, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके वेपन्स मत बनाइए। हम तो यहां तक बोलते हैं, लेकिन फिर हमारे को अपने देश की सिक्योरिटी भी देखनी है। पाकिस्तान, चाइना जैसे देश ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स बना चुके हैं, तो हमारे को अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखने पड़ते हैं। तो हमने यह देखा कि एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ह्यूमन राइट्स वायलेशन और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर क्या बोला। साथ में उन्होंने यह बोला कि आज की जो दुनिया है वो वैश्वीकरण के अंडर है, मतलब कि वी आर अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब होता है कि एक देश जो है दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, अगर कहीं पर कुछ अच्छा हो रहा है तो दूसरे देश में भी अच्छा होगा, अगर कहीं पे कुछ खराब हो रहा है तो दूसरे देश पे भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। एस जयशंकर ने बोला कि जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है, इसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर एक नेगेटिव क्राइसिस चल रहा है। वैसे आप सोचने को सोच सकते हैं कि अगर रशिया यूक्रेन में कोई प्रॉब्लम है, रशिया यूक्रेन में क्राइसिस हो रहा है, तो सफर तो सिर्फ वहां के लोगों को ही करना पड़ रहा है। यह सोच गलत है, क्योंकि हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो रशिया यूक्रेन में जो क्राइसिस है उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। कैसे? रशिया यूक्रेन जो है दुनिया में काफी बड़े सप्लायर हैं फूड के, फर्टिलाइजर्स के और फ्यूल के। आपको पता है रशिया के पास कितने सारे रिजर्व्स हैं गैस और ऑयल के। साथ में यहां पे ग्रासलैंड भी हैं जहां पे काफी अच्छी क्वालिटी का वीट उगता है। तो दुनिया में वीट और एडिबल ऑयल्स को सप्लाई करते हैं। क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो गई, इस वजह से ये देश फर्टिलाइजर्स, फूड आइटम्स और फ्यूल बेच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से दुनिया में फूड इन्फ्लेशन आ रहा है और फ्यूल इन्फ्लेशन आ रहा है। मतलब कि दुनिया के वैश्विक बाजार में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आपको मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, तो डॉक्टर एस जयशंकर की इस वाली स्टेटमेंट को वहां पे कोट कर सकते हैं कि एक देश का कंफ्लिक्ट दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन जाता है इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ऑल्सो डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बोला, चौथा पॉइंट रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारे को आज भी पंचशील प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी। मतलब कि हमारे को दूसरे देश की संप्रभुता और अखंडता को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब कि यह इशारा था रशिया यूक्रेन की तरफ कि आपका जो आपस में एक दूसरे के लिए कंफ्लिक्ट है उसको आप डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करिए और एक दूसरे की जमीन पर नजर मत डालिए। तो यह था डॉक्टर एस जयशंकर का रशिया के ऊपर कमेंट, जहां पे उन्होंने इन्फ्लेशन, ग्लोबलाइजेशन, सप्लाई चेन्स, पंचशील प्रिंसिपल्स, ह्यूमन राइट्स और इन सब मसलों के ऊपर बात करी। साथ में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की भी बात करी। अब देखते हैं कि चाइना के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ने क्या स्टेटमेंट दिया। उनके चाइनीज स्टेटमेंट से पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूंगा। यह जो आप अपने स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, इस आदमी का नाम है साजिद मीर, और उसके साथ आप एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट देख रहे हैं, हमारा 26/11/2008 का मुंबई अटैक। ये जो 26/11 का अटैक है, उसके पीछे इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ था, और ये लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तानी आतंकवादी है। हमने यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल कमेटी है जिसका नाम है 1267 रेजोल्यूशंस कमेटी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है, ठीक है। ये जो कमेटी है, इसका काम होता है दुनिया के जो अलग अलग आतंकवादी और आतंकवादी संगठन हैं, दुनिया के जो अलग अलग टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करना, उनको ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट घोषित करना और उनके ऊपर सैंक्शंस लगाना। कि सपोज करिए अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस आदमी साजिद मीर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर देता है, इसका मतलब है कि इसको वीजा आसानी से नहीं मिलेगा, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, अरेस्ट भी किया जा सकता है, और ये सारी बातें। इंडिया ने बोला कि हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो 1267 रेजोल्यूशंस कमेटी है, ये साजिद मीर के ऊपर सैंक्शंस लगाए, साजिद मीर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करे, क्योंकि इसने हमारे यहां 26/11 के अटैक में काफी बड़ा रोल प्ले करा था, ठीक है। अब आपको पता है ये कमेटी जो है सिक्योरिटी काउंसिल की है, और सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो की पावर होती है, मतलब जो उन्होंने बोल दिया वो ही होगा। तो जब इंडिया ने इस पाकिस्तानी आतंकवादी को वहां पे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार करने की बात करी, तो चाइना फटाफट से पाकिस्तान के बचाव में आया और यह बोला कि मैं इस प्रस्ताव को वीटो करता हूं और मैं चाहता हूं कि साजिद मीर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित ना किया जाए। तो इस बात का इंडिया को काफी खराब लगा कि एक तो हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ हमारे को लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसमें चाइना जो है वो पाकिस्तान की गलतियों के ऊपर पर्दा डाल रहा है। यह बैकग्राउंड है डॉक्टर एस जयशंकर की स्पीच का।
अब समझते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुद्दे पे क्या बोला। उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया का यूनाइटेड नेशंस में एक अटूट विश्वास है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल गुड गवर्नेंस के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, और पूरी दुनिया इसके बनाए हुए चार्टर और रूल्स को मानती है। मतलब कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, चार्टर मतलब जैसे हमारे संविधान में प्रियम्बल होता है, वैसे यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आगे एक पेज है जिसको कहते हैं यूएन चार्टर, राइट। तो हम ये कहते हैं कि हमारे को यूएन चार्टर फॉलो करना चाहिए जिसमें लिखा है कि दुनिया में हमारे को पीस, स्टेबिलिटी और आतंकवाद से मुक्त एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट करना चाहिए। यहां पे डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि ये जो चाइना ने किया ये बिल्कुल गलत किया। कैसे? हम सब ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ यूनिफाइड हैं, आतंकवाद को किसी भी हाल में किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर चाइना साजिद मीर के रेजोल्यूशन को वीटो क्यों कर रहा है? आप यूनाइटेड नेशंस की गरिमा को इससे कम कर रहे हो, यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव को गिरा रहे हो और यूनाइटेड नेशंस की सीरियसनेस को कम कर रहे हो। आज की तारीख में हमारे को सबको मिलके आतंकवाद के फिनोमिना से लड़ना चाहिए, लेकिन आप पाकिस्तान को बचाने के लिए उसके आतंकवादी को वीटो कर रहे हो। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि हम ये बिल्कुल मानते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में आज बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन हमारे को यूनाइटेड नेशंस की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने बोला कि यहां पे हमारे को देखने को मिलता है दैट पॉलिटिक्स इज ओवरकमिंग अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब यह है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको 2023-24 में जीएस पेपर 2 में सीधी स्टेटमेंट लिखी मिल सकती है, पॉलिटिक्स शुड नॉट ओवरकम अकाउंटेबिलिटी, क्रिटिकली एनालाइज, एल्यूसिडेट, कमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में बोली, और ये स्टेटमेंट एज इट इज आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिल सकती है। उनके कहने का मतलब यह था कि हम बिल्कुल मानते हैं कि चाइना और हिंदुस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप यूनाइटेड नेशंस की अकाउंटेबिलिटी क्यों कम कर रहे हो? हम ये बिल्कुल मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के देशों के बीच में आपस में दरार पड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को कमजोर बना लें। मतलब कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए ग्लोबल पीस, ग्लोबल सिक्योरिटी और यूनाइटेड नेशंस की अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखना। लेकिन आप ये जो पॉलिटिकल एजेंडा देखते हुए आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो और इंडिया के खिलाफ जा रहे हो, इससे यूनाइटेड नेशंस कमजोर पड़ेगा, दुनिया में सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होगी और कोई भी देश यूनाइटेड नेशंस को सीरियसली लेना बंद कर देगा। तो ये जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है ये नहीं होनी चाहिए, और हमारे को यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को अपहोल्ड करते हुए उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। ऐसा उन्होंने चाइना के ऊपर बयान दिया। तो हमने देखा कई सारे कीवर्ड्स जो उन्होंने रशिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बोले। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी ने क्या सवाल पूछे हैं। मेंस 2021 का सवाल है, critically examine the aims and objectives of Shanghai Cooperation Organization. What importance does it hold for India? यहां पे वर्ड है critically examine. critically examine का मतलब होता है कि आपको नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर भी प्रकाश डालना है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो देखने ही हैं। यहां पे आप ये लिख सकते हैं कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आतंकवाद को रोकने के लिए एक बॉडी है जिसको कहते हैं रैट्स, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और चाइना दोनों ही इसके मेंबर्स हैं। ऐसे में अगर चाइना यूनाइटेड नेशंस में हमारे आतंकवाद के प्रस्ताव को वीटो करेगा और यहां पे कहेगा कि मैं आपके साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करना चाहता हूं, तो ये तो दोगलापन हो गया। क्या वहां पे कुछ और बोल रहे हो, यहां पे कुछ और बोल रहे हो। हमारे को चाइना के एक्शंस में यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती, जिसकी वजह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस भी इफेक्ट हो सकती है। इस तरीके से आप ये रीसेंट एग्जांपल को यहां पे यूज कर सकते हैं। निबंध 2022 इसी साल निबंध के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। मतलब कि छप्पर की मरम्मत कराने का सबसे बेहतरीन समय तब होता है जब धूप खिली हुई हो। मतलब कि आतंकवाद को रोकने का सबसे बेहतरीन समय तब है जब आतंकवादी अटैक ना हो रहे हो। यूजुअली आपने दुनिया में देखा होगा क्या होता है, अभी सब सो रहे होते हैं, अचानक से कहीं आतंकवादी हमला हो गया तो सब एकदम जाग जाएंगे, कड़ी निंदा करने लगेंगे, कदम उठाने लगेंगे, जो कि गलत है। अभी दुनिया में थोड़ी स्टेबिलिटी है इन टर्म्स की आतंकवादी अटैक ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो अभी ही हमारे को टेरर फाइनेंसिंग, टेरर सेफ हेवंस, इन सब के ऊपर रोक लगानी चाहिए और एकजुट होकर सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू आतंकवाद को रोकना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट आप इस वाले एस्से में भी मेंशन कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी। लेट्स क्रैक इट।